काओरी मिहाशी का जन्म 7 जुलाई 1974 जापान में हुआ था। काओरी के जो पापा थे उनकी एक प्रिंटिंग कंपनी थी, तो वो काफी अमीर थे। दे हैड एवरीथिंग दे वांटेड। जब वो कॉलेज में थी तो उसके पापा उसे हर महीने 4 लाख येन भेजते थे, लगभग 2,33,000 रुपए, जो कि आज भी बहुत है और 2006 के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा था। एनीवेज, तो कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद एक दिन काओरी एक पार्टी में यूसुके मिहाशी नाम के एक आदमी से मिली। उन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। दे फेल इन लव और वो दोनों साथ में भी रहने लगे और थोड़े टाइम बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली। दे वर ओवरजॉयड, बट इट वाज़न्ट ऑल सनशाइन एंड रेनबोज। उन दोनों के बीच में कुछ टेंशंस भी थी, कुछ बातों को लेकर झगड़े भी होते थे, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। 15 दिसंबर 2006 की सुबह काओरी शिबुया पुलिस स्टेशन आती है। वो बहुत टेंशन में लग रही थी। उसने ऑफिसर्स को बताया कि उसका हस्बैंड यूसुके पिछले 3 दिनों से घर वापस नहीं आया है। ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि क्या आपको कोई आइडिया है कि वो कहाँ जा सकता है या फिर क्या ऐसा पहले कभी हुआ है। काओरी ने कहा, नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 3 दिन पहले हमारी छोटी सी बहस हुई थी और यूसुके घर से बाहर चला गया और उसके बाद लौटा ही नहीं। छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, पर उन्होंने पहले ऐसे कभी नहीं किया। आई एम रियली स्केर्ड, प्लीज फाइंड हिम। ऑफिसर्स ने काओरी से थोड़ी और पूछताछ की और फिर कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके हस्बैंड मिल जाएंगे। इसके बाद ऑफिसर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो यूसुके के ऑफिस में गए इंटेरोगेशन के लिए, पर सब एम्प्लॉयज के यूसुके के साथ अच्छे रिलेशन ही थे। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसके बॉस और उसके कोलीग्स ने कहा कि वो भी पिछले 3 दिन से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट टू नो अवेल। पुलिस ऑफिसर्स ने यूसुके की फैमिली को भी कांटेक्ट किया, पर उन्हें भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। पिछले 3 दिन से उनकी भी उससे बात नहीं हुई थी। अगर वो खुद से कहीं गया होता तो आई एम श्योर वो किसी ना किसी को तो जरूर बताता, उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड्स या उसके कलीग्स को, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वो 3 दिन लगातार ऑफिस ना गया हो। ही वॉज रियली हार्ड वर्किंग। इनफैक्ट उसे थोड़े टाइम पहले एक बहुत बड़ा प्रमोशन भी मिला था। ही वॉज रियली हैप्पी। यूसुके 5 फुट 5 इंच लंबा है, बहुत पतला है और उसकी चेस्ट के नीचे एक सर्जरी का निशान है। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो काओरी ने पुलिस वालों को दिया था और पुलिस इसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूसुके को ढूंढने लगे। इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि उन्हें एक कॉल आया। यह कॉल शिंजुकू पुलिस स्टेशन से आई थी। शिंजुकू भी शिबुया की तरह एक जगह है टोक्यो में। तो इस दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट ने शिबुया पुलिस को बताया कि उन्हें एक स्कूल के आगे एक प्लास्टिक बैग मिला है और उसके अंदर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है। उस आदमी का सर काट के अलग कर दिया गया था और वो मिसिंग था। सर की तरह उसकी दोनों लातें भी मिसिंग थी। उस प्लास्टिक बैग के अंदर उसके दोनों हाथ और उसका टोर्सो था। उस बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे, उसका सर भी नहीं था, तो पुलिस ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि ये बॉडी किसकी है। उस बॉडी के अनइवन कट्स देख के पुलिस को लगा कि इसे हाथ से काटा गया है, प्रोबेबली एक सॉ से। पुलिस ने इधर उधर उस बॉडी के मिसिंग पार्ट्स ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। फोरेंसिक रिपोर्ट से शिंजुकू पुलिस को ये पता चला कि ये आदमी पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मरा है। एंड गेस करो पिछले एक हफ्ते में किसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तो इन पुलिस वालों ने शिबुया पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया, जहां यूसुके की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी, और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ये दोनों पुलिस डिपार्टमेंट मिल के यूसुके को ढूंढने लगे। हाँ, ये बात अलग थी कि वो श्योर नहीं थे कि ये बॉडी पार्ट्स डेफिनेटली यूसुके के ही है, और जैसा डिस्क्रिप्शन काओरी ने अपने हस्बैंड का दिया था वो उन बॉडी पार्ट से मैच नहीं हो रहा था। फॉर इंस्टेंस, काओरी ने बताया था कि उसकी हस्बैंड की चेस्ट के नीचे एक ऑपरेशन स्कार है, पर उस बॉडी के ऊपर कोई भी स्कार नहीं था। अब या तो ये बॉडी सच में यूसुके की नहीं थी, या फिर शायद कुछ ऐसा है जो काओरी हमसे छुपा रही है। बॉडी पार्ट्स मिलने के लगभग एक हफ्ते बाद शाम को एक लड़की अपने डॉग को घुमा रही थी। अचानक वो डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है और अपनी लीश छुड़वाकर भागने की कोशिश करता है। वो लड़की पूरी कोशिश करती है उस डॉग को पकड़े रखने की, एंड इट वाज अ स्मॉल डॉग टू, आई गेस इट वाज अ शिबा इनू, पर फिर भी कुछ ऐसा था जो उस डॉग को अपनी तरफ खींच रहा था। वो अपनी लीश छुड़वाकर वहां से भाग जाता है और एक घर के गार्डन के अंदर चला जाता है। वो लड़की उसका पीछा करते हुए उस घर में पहुंच जाती है एंड शी नोटिसेस कि उस घर में काफी टाइम से कोई नहीं रहा, क्योंकि उसकी जो घास थी वो बहुत बड़ी थी। इट वाज अबैंडन्ड। उस गार्डन में खड़ा वो डॉग जमीन पर एक जगह देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। जब वो लड़की वहां जाकर देखती है तो चिल्ला उठती है, क्योंकि वहां जमीन पर 2 कटी हुई ह्यूमन लेग्स पड़ी थी। वो लड़की ऑब्वियसली बहुत डर गई और उसने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया। ऑफिसर्स वहां पहुंचे और उन्होंने उन लेग्स को एनालाइज किया। देखने से ये पता चल रहा था कि इन लेग्स को भी शायद एक सॉ से ही काटा गया है। तो आपकी और मेरी तरह उनके
मन में भी एक ख्याल आया कि कहीं ये उसी बॉडी की मिसिंग लेग्स तो नहीं है जो बॉडी एक हफ्ते पहले शिनजुकू वार्ड में मिली थी। और फोरेंसिक एग्जामिनेशन से उन्हें ये पता चल गया कि इस आदमी की मौत भी लगभग 2 हफ्ते पहले ही हुई है। तो ये डेफिनेटली उसी बॉडी की मिसिंग लेग्स है जो एक हफ्ते पहले मिली थी। अनफॉर्चुनेटली जो सर था वो अभी तक मिसिंग था, तो ऑफिसर पूरे यकीन के साथ ये नहीं बता पा रहे थे कि ये बॉडी यूसुके की है कि नहीं, क्योंकि बॉडी पर कोई भी ऑपरेशन स्कार नहीं था, और ऑपरेशन स्कार तो छोड़ो कोई भी स्कार नहीं था। और काओरी ने अपने हस्बैंड की हाइट 5 फुट 5 इंच बताई थी, और इस बॉडी की हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच से लेकर 6 फीट तक की थी। पर फिर भी देर गट साइड की हो ना हो, ये बॉडी जरूर यूसुके की ही है, क्योंकि जहां वो लेग्स मिली थी वो एरिया यूसुके और काओरी के घर से बस 500 मीटर ही दूर था। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो ऑफिसर्स दोबारा काओरी के पास गए पूछताछ के लिए। काओरी के अपार्टमेंट में आते ही पुलिस ऑफिसर्स ने नोटिस किया कि काओरी पूरे अपार्टमेंट को रेनोवेट करवा रही थी, न्यू पेंट, वॉलपेपर्स चेंज। पर इस पर ऑफिसर्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नया साल आ रहा था, तो ऐसी रेनोवेशंस नॉर्मल थी। उन्होंने दोबारा काओरी से सवाल किया, पर वो अपने बयान पर अड़ी रही और कहा कि ये जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो डेफिनेटली उसके हस्बैंड के नहीं हैं। अगेन द इन्वेस्टिगेटर्स वर ऑन अ डेड एंड कि दिसंबर में यूसुके का एक दोस्त आगे आया, तनाका। 45 साल का एक आदमी था जो यूसुके का सीनियर था। साथ में जॉब करते हुए उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और तनाका को अपने दोस्त की बहुत फिक्र हो रही थी। तनाका ने ऑफिसर्स को यूसुके की काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, पर फिर एक ऑफिसर ने उससे पूछा कि यूसुके दिखने में कैसा था, लाइक उसकी हाइट, बॉडी एंड ऑल। और तब तनाका ने कहा कि यूसुके लगभग 5 फुट 10 इंच का था, और वो बचपन से ही रग्बी खेलता था, तो उसकी बॉडी बहुत मस्कुलर थी। और ये वाला डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली ऑपोजिट है काओरी के डिस्क्रिप्शन से। और फिर ऑफिसर्स ने तनाका से पूछा कि उसकी बॉडी पर, स्पेशली उसके चेस्ट के आसपास, कोई स्कार थे या फिर कोई भी निशान था। तो उसने कहा कि हम बहुत बार साथ में हॉट स्प्रिंग्स जाते थे, और मैंने तो उसकी बॉडी पर एक भी निशान नहीं देखा। इस क्रूशियल इन्फॉर्मेशन के साथ उन्होंने यूसुके के पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट किया एक डीएनए टेस्ट की रिक्वेस्ट करते हुए, और उस डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया था कि ये बॉडी इनफैक्ट यूसुके की ही थी। अब ऑफिसर्स को यकीन हो गया था कि काओरी वाज लाइंग, तो उन्होंने उसकी बिल्डिंग के जहां वो रहते थे उसके सीसीटीवी कैमरा चेक किए। उन्होंने देखा कि 12 दिसंबर की रात को यूसुके अकेला अपने अपार्टमेंट में गया था। उसके मूवमेंट्स को देख के ऐसा लग रहा था कि उसने काफी ज्यादा पी रखी है, और एक बार अपने अपार्टमेंट में जाने के बाद वो वहां से बाहर नहीं आया, जिसका ये मतलब है कि उस रात को उन दोनों का कोई झगड़ा नहीं हुआ था और वो कहीं नहीं गया था। इनफैक्ट 12 दिसंबर तो छोड़ो, यूसुके 13 और 14 को भी बाहर नहीं आया। ऑफिसर्स ने नोटिस किया कि 15 दिसंबर को रात को 10 बजे काओरी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली, और उसके पास एक बड़ा सा सूटकेस था। 4 घंटे बाद वो उस बिल्डिंग में वापस आई, और तब उसके पास वो सूटकेस नहीं था। इसके 15 मिनट बाद वो वापस सीसीटीवी पर दिखी, और इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स था। 20 मिनट बाद वो वापस आई, और वो बॉक्स मिसिंग था। आई थिंक इन 2 फुटेजेस के बाद वी कैन कंक्लूड कि उस बॉक्स में और उस सूटकेस में क्या था। दिस एविडेंस वाज मोर देन इनफ फॉर पुलिस टू चार्ज काओरी फॉर द मर्डर ऑफ हर ओन हस्बैंड। वो काओरी के अपार्टमेंट में गए और उसे अरेस्ट कर लिया। उन्होंने उसका अपार्टमेंट अच्छे से सर्च भी किया। उनकी पिछली विजिट के बाद काओरी ने वो अपार्टमेंट पूरी तरह से बदल दिया था। फ्लोरिंग चेंज कर दी थी, सारा फर्नीचर गायब था, और बस थोड़े बहुत ही कपड़े उसके क्लोजेट में थे। बैल्कनी के अंदर पुलिस वालों को एक बड़ा सा नाइट स्टैंड मिला, जिसके अंदर थोड़ी मिट्टी थी, और उसे सैंपल करने के बाद उन्हें उस मिट्टी के अंदर ब्लड ट्रेसेस मिले, जिससे उन्हें ये यकीन हो गया कि ये मर्डर इसी अपार्टमेंट में ही हुआ था। इफ यू गाइस रिमेंबर, ये सॉइल वाला मेथड मेरे एक और जापानीज मर्डर केस में यूज हुआ था, तात्सुया इचिहाशी के केस में, और वो मर्डर भी टोक्यो में ही हुआ था। इनफैक्ट इस वाले मर्डर के बाद में, सो इट्स पॉसिबल कि तात्सुया ने इस मर्डर केस से कुछ इंस्पिरेशन ली होगी। एनीवेज, तो जब ऑफिसर्स ने काओरी को इतना सारा एविडेंस दिखाया, तो उसके पास अब सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शी फाइनली ब्रोक। काओरी ने उनको बताया कि उनकी शादी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और उस रात को 4 बजे यूसुके घर वापस आया था, और उसने बहुत पी रखी थी। घर आते ही काओरी ने उससे कहा कि उसे डाइवोर्स चाहिए, और इस बात पर उन दोनों का झगड़ा होने लगा। उनका रिलेशनशिप इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि ऐसे झगड़े उन दोनों के लिए नॉर्मल थे। तो इस झगड़े के बाद भी यूसुके आराम से सोने चला गया, पर काओरी को नींद नहीं आई, और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इतना कि सुबह 6 बजे वो बेड से उठी और किचन से एक वाइन बोतल ले आई, और सोते हुए यूसुके के सर पे जोर जोर से मारी। ऑफ कोर्स द बोतल ब्रोक, पर बोतल टूटने के बाद भी वो रुके नहीं। वो उस टूटी हुई बोतल से उसके सर पे बार बार जोर जोर से मारती रही, और वो तब तक उसे मारती रही जब तक वो खुद थक ना गई। यूसुके डाइड एट द स्पॉट। इतने फेटल अटैक के बाद किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल था। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा होने लगा, तो काओरी को रियलाइज हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, तो उसने यूसुके की बॉडी को एक बेड के नीचे छुपा दिया। अगले दिन यूसुके
यूसुके के ऑफिस से कॉल आने लगे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आया है। उसके फ्रेंड्स, कलीग्स, एवरीवन वाज कॉलिंग। काओरी वाज स्केयर्ड। काओरी ने कुछ कॉल्स अटेंड भी की और उनसे कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि यूसुके कहाँ है। काओरी का सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं था और उसे ये भी पता था कि कुछ दिनों में उसके हस्बैंड की बॉडी सड़ने लगेगी। तो वो मार्केट जाकर एक हैंडसो, एक सूटकेस और कुछ एक्सेसरीज ले आई ताकि वो अपने हस्बैंड की बॉडी को आराम से काट कर एक सूटकेस में पैक कर पाए। उसने बेड के साइड वाले नाइट स्टैंड को उठाया और उसके डोर्स रिमूव कर दिए, एक प्लास्टिक शीट लगाकर उसकी वाटर प्रूफिंग की और फिर उसके अंदर काफी सारी सॉइल डाल दी। यूसुके के बॉडी पार्ट्स को काटने के बाद उसने उन्हें उस सॉइल में बरी कर दिया ताकि जो डीकंपोजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाए और उसमें से स्मेल ना आए। सेम एग्जैक्ट चीज जो तात्सुया ने की थी। ये सब करने के बाद 15 दिसंबर को वो शिबुया पुलिस स्टेशन गई नाटक करते हुए कि उसका हस्बैंड पिछले 3 दिनों से घर वापस नहीं आया है। उसे बहुत फिक्र हो रही है, जबकि वो खुद उसे मार कर एक बॉक्स में दफना के आई है। इट्स डायबॉलिकल। और मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के बाद उसी शाम को, जैसा कि पुलिस ऑफिसर्स ने सीसीटीवी फुटेज में देखा, काओरी ने सॉइल से वो पार्ट्स निकाले, एक सूटकेस और बॉक्स में डाले और डिस्पोज कर दिए। और डिस्पोज किए भी तो ऐसी स्टूपिड लोकेशंस पे जहां किसी को भी आसानी से मिल जाए। अब बचा था यूसुके का सर। वो कहाँ था, क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट्स के साथ ऑफिसर्स को उसका सर नहीं मिला था। काओरी ने बताया कि अगले दिन उसने यूसुके का सर भी मिट्टी से निकाला, एक बैग में डाला और अपने घर से 25 किलोमीटर दूर चीबा के एक पार्क में दफना दिया। और ऑफिसर्स को एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर वो डिकैपिटेटेड हेड भी मिल गया। इसके बाद काओरी ने यूसुके के फोन से सबको मैसेजेस कर दिए कि मैं एक ब्रेक पे हूँ, प्लीज मेरी चिंता मत करना। और साथ ही साथ उसने सारा अपार्टमेंट अच्छे से साफ कर दिया, रेनोवेशंस करवा दी ताकि किसी को कोई एविडेंस ना मिले। बट एज वी ऑल नो, इट डिडंट वर्क आउट फॉर हर इन द एंड। नाउ वी नो कि ये मर्डर किसने किया है और कैसे। अब एक सबसे अहम सवाल बचता है, क्यों? मैंने शुरुआत में बताया था कि वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, पैसों की भी ऐसा कोई कमी नहीं थी। तो आखिर उस रिलेशनशिप के दौरान ऐसा क्या हुआ कि काओरी ने ऐसा स्टेप लिया और अपने ही हस्बैंड को अपने ही बेड पर इतना ब्रूटली मारना, गुस्से में उसके सर पर बार बार वो बोतल मारते रहना जब तक वो मर ना जाए। काओरी के इस ब्रूटल एक्ट से हमें ये पता चलता है कि हम काओरी को बिल्कुल भी नहीं जानते। आखिर कौन थी काओरी मिहाशी? एज आई सेड अर्लियर, काओरी एक काफी अमीर फैमिली से थी। हर मंथली अलाउंस वाज 4 लाख येन। पर काओरी के डैड्स की पॉकेट्स जितनी लूज थी, उनके रूल्स उतने ही स्ट्रिक्ट। हम सब जानते हैं कि एशियन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पर काओरी के डैड तो अलग ही लेवल पे थे। काओरी किसी लड़के को डेट करना ना शुरू कर दे, इसलिए उन्होंने उसे ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया। वो उसे अक्सर डांटते थे और अगर वो बेचारी कुछ गलती कर देती तो उसे फिजिकली पनिश भी करते थे, विच मे बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हर लॉन्ग टर्म ट्रॉमा। स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद अगेन उसके डैड ने उसे फोर्स किया ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि काओरी किसी भी लड़के से मिले। उन्होंने काओरी का पूरा फ्यूचर डिसाइड पहले से ही कर रखा था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक एयर होस्टेस बने और एक अमीर फॉरेनर से शादी करे। काओरी अपने डैड के कंट्रोल से निकलना चाहती थी, पर हमेशा नाकामयाब होती। जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उसने एयर होस्टेस के लिए अप्लाई किया तो अनफॉर्चुनेटली वो रिजेक्ट हो गई। उसके डैड बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उससे कहा कि वो वापस घर आ जाए और यहाँ आकर जॉब्स ढूंढे, पर काओरी का अब वापस जाने का कोई मन नहीं था। इसे उसके डैड का डर कह लो या फिर अब काओरी की बस हो गई थी। वो टोक्यो में ही रही। अब उसके डैड ने उसे पैसे भेजना बंद कर दिया था, तो वो एक बार में नौकरी करने लगी। जब वो 28 साल की थी तो वो एक पार्टी में यूसुके मिहाशी से मिली एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, उन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया एंड वो दोनों साथ में रहने लगे। पर एक दिन काओरी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी और काओरी तो डेट में भी थी। उसने यूसुके को बताया दैट शी वाज प्रेग्नेंट। यूसुके की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पर फिर काओरी ने उससे कहा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हम ये बच्चा नहीं पाल सकते, इसीलिए मैं इसे अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ। यूसुके इस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट था। उसने कहा कि तुम पैसों की चिंता मत करो और वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर जॉब ढूंढने लगा। प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद उसने काओरी को प्रपोज भी कर दिया और उन दोनों ने शादी कर ली। यूसुके काओरी से बहुत प्यार करता था और वो सब कुछ कर रहा था उस बच्चे और काओरी के लिए। एक दिन वो घर आया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उसने काओरी को बताया कि उसने एक कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और तब काओरी ने उससे कहा कि मैंने ऑलरेडी अबॉर्शन करवा लिया है। उस मोमेंट पे यूसुके टूट गया। अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो सुधर गई थी, पर उनका रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ने लगा। एक दिन यूसुके को पता चला कि काओरी का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो उसने गुस्से में उसे कन्फ्रंट किया और उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। काओरी जैसे तैसे वहां से बचकर भाग गई और उस आदमी के पास चली गई जिससे उसका अफेयर चल रहा था। यूसुके ने उसे ढूंढ निकाला और काओरी को बहुत मारा, जिससे उसकी नाक भी टूट गई। पुलिस कंप्लेन हुई। काओरी डाइवोर्स चाहती थी, पर उस समय फॉर सम रीजन वो दोनों अलग नहीं हुए।
हुए। उसके बाद तो हालात बिगड़ते चले गए। काओरी यूसुके के पैसे ऐसे उड़ाने लगी जैसे देयर इज नो टुमारो, और यूसुके भी अब बहुत लेट घर आने लगा। वो ज्यादातर समय बाहर ही बिताता। एक दिन काओरी को पता चला कि यूसुके का भी अफेयर चल रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लिया और सबूत इकट्ठा करती रही। काओरी ने सोचा कि अगर वो इस एविडेंस के साथ उसे डाइवोर्स देगी तो उसे उसकी प्रॉपर्टी का अच्छा खासा हिस्सा मिल जाएगा। 12 दिसंबर 2006 की सुबह 4 बजे यूसुके घर वापस आया। ही वाज ड्रंक, और तब काओरी ने उसे कन्फ्रंट किया, अफेयर की फोटोज दिखाई और उसे कहा कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। यह सब देखकर यूसुके को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मेरे पास भी तुम्हारे अफेयर का एविडेंस है, तो अगर हमारा डाइवोर्स हो भी गया तो तुम्हें मेरे पैसों का एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। यूसुके ये बात अच्छे से जानता था कि काओरी को सिर्फ उससे डाइवोर्स नहीं चाहिए था, वो उसके पैसों के पीछे थी। इवन उसके मरने के बाद भी काओरी ने काफी बार यूसुके के ऑफिस में कॉल किया था उसका बोनस मांगते हुए। एनीवेज, तो यूसुके काओरी को ये सब कह के सोने चला गया और तब काओरी ने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया। काओरी के कोर्ट ट्रायल में उसने उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस को एक्सेप्ट कर लिया। उसके लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि काओरी बचपन से ही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, उसे पीटीएसडी है, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशंस होती है, उसका अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं रहता। हमें नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, पर एंड में काओरी को उसके हस्बैंड को मारने के लिए 15 साल का प्रिजन टाइम मिला। काओरी और उसके लॉयर्स ने यह भी कहा कि यूसुके उसे बहुत मारता पीटता था और उन्होंने अपील भी की, पर उसका प्रिजन टाइम कम नहीं किया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।